brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। अभी ऑपरेशन में जा रहा हूं, बाद में बात करूंगा। 13 सितंबर को सुबह 6:45 पर कर्नल मनप्रीत सिंह ने फोन पर अपनी पत्नी जगमीत कौर से यही कहा और फोन रख दिया। जगमीत को ऐसी बातचीत की आदत थी क्योंकि उनके पति कर्नल मनप्रीत जम्मू कश्मीर में तैनात 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। कश्मीर में तैनात आरआर बटालियंस साल के 365 दिन किसी न किसी ऑपरेशंस में व्यस्त रहती हैं, तो ये एक रूटीन कॉल था। इसलिए जब 13 सितंबर की सुबह कर्नल मनप्रीत ने फ़ोन काटा तो वो समझ गई कि थोड़ी देर लगेगी लेकिन उनके पति का फ़ोन आ जाएगा। लेकिन करीब 12 घंटे तक फ़ोन नहीं आया। एक दुख भरी खबर आई कि अनंतनाग में आतंकवादियों से मोर्चा लेते हुए कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। जगमीत कौर के घर वालों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने एक पूरी रात ये बात अपनी बेटी से छिपाए रखी। लेकिन कभी तो बताना ही था, तो आज सुबह उन्हें ये बताया गया कि उनके पति ने ड्यूटी पर प्राण दे दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप शो और आज हमारा शो 3 शहीदों के नाम है, कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं। इन तीनों की कहानियां हम आपको आज बताएंगे और उस ऑपरेशन की जानकारी भी देंगे जिसमें इनका बलिदान हुआ। इस सवाल का जवाब भी खोजने की कोशिश करेंगे कि ये घटना क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के किसी नए पैटर्न पर रोशनी डालती है। ये वाकया घटा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पड़ने वाले कोकरनाग इलाके में। राजधानी श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर है ये इलाका और अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए, छटा के लिए मशहूर है। जिस बनिहाल को जम्मू और कश्मीर के बीच सीमा माना जाता है वो कोकरनाग से करीब ही है। 12 सितंबर की शाम सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली तो 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टुकड़ी ने ऑपरेशन गरोल युद्ध शुरू किया। सेना और खासकर आरआर दिन रात कभी भी ऑपरेशन करते रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद इस ऑपरेशन को पॉज किया गया और सुरक्षा बलों ने अपने कान तेज किए। इसका मतलब यह है कि जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। 13 सितंबर की सुबह एक फ्रेश इनपुट आया कि 2-3 आतंकवादी इस इलाके में छुपे हुए हैं, तो फिर ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस की टीम को लीड कर रहे थे डीएसपी हुमायूं भट्ट और राष्ट्रीय राइफल्स की टीम को लीड कर रहे थे स्वयं कर्नल मनप्रीत सिंह। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो सुरक्षा बलों ने रात में जितनी देर अपना ऑपरेशन पॉज पर रखा उतनी देर में आतंकवादी ऊपरी इलाकों में चले गए। इससे सुरक्षा बलों के खिलाफ उन्हें बेहतर वैंटेज पॉइंट मिल गया, यानी वो सुरक्षा बलों पर बेहतर नज़र रख पा रहे थे, एक बेहतर व्यू उनको मिल गया। ये बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी भी लड़ाई में जो ऊंचाई पर होता है, सामने वाले को जो पहले देख सकता है उसके पास एक एज आ जाता है। फ्रेश इनपुट पर जैसे ही सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने आतंकवादियों के इर्द गिर्द घेरा कसना शुरू किया, आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी और तीनों अधिकारियों की जान चली गई। इस बुलेटिन की तैयारी तक यही जानकारी थी कि अभी भी कोकरनाग के इलाके में ऑपरेशन जारी है। छुपे हुए आतंकवादियों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। इसमें से एक आतंकवादी की पहचान अब पुख्ता रूप से सामने आ चुकी है। इसका नाम है उज़ैर खान। उज़ैर खुद कोकरनाग के इलाके का ही रहने वाला है। साल 2022 में वो लश्कर तैयबा में भर्ती हो गया था। वो लश्कर के द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ संगठन से जुड़ा हुआ बताया जाता है। टीआरएफ की नींव इसी साल 2019 में रखी गई थी। इसके कमांडर का नाम है शेख सज्जाद गुल। इसे कश्मीर में लश्कर के प्रॉक्सी आउटफिट की तरह देखा जाता है। अपनी नींव रखे जाने के बाद से ही टीआरएफ ने कश्मीर के युवाओं की भर्ती करवाने का काम शुरू किया और ये संगठन पाकिस्तान से हथियार और नशे के सामान की तस्करी का काम भी करता है। इसी साल भारत सरकार ने यूएपीए के तहत टीआरएफ को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में भी शामिल किया है। इस घटना में भूगोल की भूमिका बहुत बड़ी है। हम आपके सामने एक टर्म रखते हैं, पीर पंजाल क्षेत्र। आप जानते ही हैं कि कश्मीर घाटी के पश्चिम और दक्षिण में जो हिमालय के पहाड़ हैं उन्हें पीर पंजाल रेंज कहा जाता है। आप जम्मू से कश्मीर जाते हैं तो बनिहाल पास को पार करने के बाद ही कश्मीर लगता है। ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण पास है पीर की गली, जिसे पीर पंजाल पास भी कहा जाता है। ये कश्मीर घाटी को जम्मू के राजौरी और पुंछ के इलाकों से जोड़ता है। इसी पास के नाम पर इस इलाके का नाम रखा गया पीर पंजाल क्षेत्र। पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, बहुत दुर्गम हैं और यहाँ के जंगल बहुत घने हैं, इसलिए ये भारत और पीओके के बीच एक प्राकृतिक बाउंड्री की तरह है। ध्यान रहे कि पीर पंजाल के पश्चिम में भी हिंदुस्तान है। पाक अधिकृत कश्मीर थोड़ा आगे से लगता है।
लेकिन अपने भूगोल और नियंत्रण रेखा के बेहद करीब होने के चलते पीर पंजाल रीजन में आतंकवादी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। जाहिर है सेना और पुलिस के ऑपरेशन भी लगातार चलते रहते हैं। ऊंचाई और जंगलों के चलते किसी बड़ी सेना के लिए भी 2 या 3 आतंकवादियों को यहाँ पर खोजना एक बेहद मुश्किल काम होता है, जिसमें जान भी चली जाती है। इसलिए भारत ने यहाँ पर बाड़ लगवाई। जब साल 2002 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था तो राजौरी के ही इलाके में लगभग 110 किलोमीटर की फेंस लगाई गई थी। लेकिन ये समझने वाली बात है कि तीखी ढलानों पर ना तो फेंस कारगर होती है, ना ही तीखी ढलानों पर, और ना ही नदी और नालों पर। और सर्दी के मौसम की अपनी दिक्कतें हैं। आप कितनी भी ऊंची फेंस लगा लें, जब बर्फ़ पड़ती है तो वो फेंस को दफन कर देती है। इसलिए सिर्फ कंटीला तार खींचकर इस इलाके में घुसपैठ को नहीं रोका जा सकता। इस इलाके में 2 ज़िले आते हैं, पुंछ और राजौरी। अगर आप घटनाक्रम देखेंगे तो बीते कुछ महीनों में इन्हीं 2 इलाकों में आतंकवादी घटनाओं की संख्या बढ़ी है। 13 सितंबर को ही घटना अनंतनाग में घटी। ये पीर पंजाल, श्रीनगर और डोडा ज़िलों के त्रिकोण में मौजूद है। अब इस जोन में मिलिटेंसी के इतिहास में चलते हैं। साल 2002 भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था। अगले साल यानी 2003 में सेना ने इस साल एक ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का नाम था सर्प विनाश। मकसद था कि पीर पंजाल के इन इलाकों में जो पैठ बनाए हुए आतंकवादी हैं जो वहाँ बैठे हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए। ऑपरेशन शुरू हुआ तो पता चला कि लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आउटफिट्स ने पुंछ के एरिया में सेफ हाउस और बंकर तक बना लिए थे। वो इनका इस्तेमाल अपने हाइड आउट्स के लिए करते थे। जब सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया तो 150 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ही आतंकवादियों के 119 हाइड आउट बरामद किए गए। साथ ही इस ऑपरेशन में 64 आतंकवादी मार गिराए गए। सेना ने तब दावा किया था कि उन्होंने आतंकवादियों को भगाकर उस इलाके में एंटी टेररिज्म ग्रिड स्थापित कर दिया है, यानी सुरक्षा बलों की चौकियों की एक सीरीज बना दी, एक चेन बना दी है, जिसका इस्तेमाल आगे भी मॉनिटर करने के लिए और जवाब देने के लिए किया जाएगा। जिस समय सेना ने इस ऑपरेशन के सफल होने की सूचना दी, उस समय देश के रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडीज। उन्होंने इस ऑपरेशन पर सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाई और ये कहा कि भविष्य में इस तरह के और ऑपरेशन चलाए जाएंगे। हमने श्रीनगर में तैनात सेना की 15 कोर के कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन से बात की। ऑपरेशन सर्प विनाश और पीर पंजाल इलाके में मिलिटेंसी की हिस्ट्री पर उन्होंने क्या कहा। ये सर्प विनाश ऑपरेशन 2003 में हुआ था। अप्रैल मई के महीने में सर्प विनाश ऑपरेशन चला। पीर पंजाल इलाका ऐसा है, जंगली इलाका है, पहाड़ है, बहुत ब्रोकन ग्राउंड है वहां पर। ये तकरीबन 17,000 फीट तक जाते हैं ये पहाड़। इनमें हाइड आउट जो है वो बेशुमार हैं। जब भी प्रेशर पड़ता था पहले, जब उन दिनों में तो 3,000 से ज्यादा टेररिस्ट थे वो जम्मू में या कश्मीर में मिलाकर, और जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस इनके ऊपर प्रेशर डालती थी तो ये पीर पंजाल की पहाड़ियों में चढ़कर वहां छुपाव करते थे। हाइड आउट थे इनके। वहां खास जगह एक थी, इसका नाम है हिल काका। हिल काका में इनका गढ़ बना हुआ था तकरीबन, और वहां पर ऑपरेशन करना आर्मी के लिए काफी मुश्किल हो जाता था क्योंकि वो दूर दराज का इलाका था। उसके लिए लॉजिस्टिक्स का आपको पूरा बंदोबस्त करना था। सर्प विनाश 2003 में एक डेलिबरेट ऑपरेशन किया गया था, ये हिल काका के इलाके को टारगेट करने का। और जब इसके ऊपर दबाव पड़ा तो वहां से टेररिस्ट निकलकर भागे, दोनों तरफ भागे, पीर पंजाल के इर्द गिर्द भागे, मगर ज्यादातर जो है वो वैली की तरफ, कश्मीर वैली की तरफ ज्यादातर लोग मारे गए एम्बुशेस में। ये बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था। तकरीबन 45 से 50 टेररिस्ट इसमें मारे गए थे। उसके बाद ये ऑपरेशन उस इलाके में नहीं हुआ है। और ये तकरीबन अप्रिसिएशन है लोगों का, परसेप्शन है हमारे कमांडर्स का कि शायद टेररिस्ट अभी भी जाकर हिल काका के इलाके के अंदर छुपे हुए हैं शायद, और वहां से निकलकर टाइम पर वो छापे मारने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का ऑपरेशन इस वक्त प्लान अगर हो रहा है मुझे नहीं मालूम, मगर पिछले 6-7 महीने से उस इलाके में, उसके इर्द गिर्द के इलाके में बहुत ऑपरेशन हमने कंडक्ट किए हैं ताकि ये दबाव जो है टेररिस्ट के ऊपर बना रहे। दोनों तरफ, पीर पंजाल के दोनों तरफ, नॉर्थ में तो दक्षिण कश्मीर का इलाका है और पीर पंजाल के दक्षिण में जम्मू रीजन का इलाका है, जो जौहरी पुंछ का इलाका है। इस वक्त कोई नहीं कह सकता कि किस तरफ किसके पलते में ज्यादा मजबूत तरीके से जो है आवाम, पॉपुलेशन जो है, पब्लिक वो इस वक्त लगी हुई है।
हमने सरकार ने बहुत अभियान चलाए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए हैं यहाँ पर। मैंने देखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब वो खुद हर जगह जाते हैं और बताते हैं कि किस तरह के अभियान चला रहे हैं वो। हमने कुछ और अधिकारियों से भी बात की और उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर यह बताया कि निर्णायक रूप से सर्प विनाश और उसके बाद चले कुछ ऑपरेशंस के बाद साउथ कश्मीर के कई इलाकों में शांति हो गई थी, लेकिन पीर पंजाल और उसके आसपास के कुछ इलाकों में मूवमेंट होती रही और इन्हीं इलाकों में लगातार आतंकवादियों की मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। घटनाएं धीरे धीरे कम हो गईं और धीरे धीरे आर्मी की मौजूदगी भी कम हुई। लेकिन साल 2019 में पीर पंजाल में लश्कर और जैश के कुछ आउटफिट फिर से सक्रिय हो गए, फिर से एक्टिव हो गए। अमूमन ये आतंकवादी इन्हीं इलाकों के रहने वाले होते थे। आतंकी संगठनों के स्थानीय हैंडलर जानबूझ करके इनकी भर्ती करते थे लोकल्स की, और फिर इन्हें गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान ले जाया जाता था और वहाँ पर ट्रेनिंग के बाद इन्हें बॉर्डर क्रॉस करके वापस इंडिया लाया जाता था। और इन आतंकवादियों को सहयोग मिला स्थानीय लोगों के रिसोर्स का। इनमें से एक प्रमुख रिसोर्स का नाम है ढोक, कच्ची झोपड़ी या घर समझ लीजिए। ये इन इलाकों में रहने वाले गुर्जर या बकरवाल ट्राइब के घर होते हैं। ये स्थानीय लोग पहाड़ियों में ऊपरी इलाकों में रहते हैं और जब बर्फ गिरने वाली होती है तो ये लोग नीचे आकर के नीचे के इलाकों में बस जाते हैं। तब उनके ढोक खाली हो जाते हैं और सीमा पार करके आए आतंकवादी इन ढोक में रहने लगते हैं, उनका इस्तेमाल करने लगते हैं। ऊंचाई की वजह से उन्हें नीचे से आ रहे सुरक्षा बलों पर नजर रखने में आसानी होती है, बेहतर वेंटेज पॉइंट मिलता है। सुनिए लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को। ढोक क्या होता है? देखिए, पीर पंजाल की पहाड़ी खासतौर पे और कश्मीर के इर्द गिर्द पहाड़ियां जो हैं, किश्तवाड़ की पहाड़ी हो, शमशाबारी की का जो सिलसिला है, इन सब में ऊपर के इलाकों में जंगल भी है और साथ में घास के इलाके बहुत हैं। तो आमतौर पे नीचे के इलाकों में जब घास खत्म हो जाती है तो गुज्जर जो होते हैं, बकरवाल जो होते हैं, वो अपने पशुओं को लेकर चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जहां जहां घास मिलती है उनको वो वहां पर कैंप करते हैं। यहां तक कि कठुआ से लेकर और गुरेज तक कश्मीर में वो चल कर जाते हैं अपने पशुओं को लेकर। अब उनके रहने के लिए ऊपर इन इलाकों में उनके पास ये जगहें उनके पास बटी हुई हैं। सरकार ने उनको ग्रेजिंग ग्राउंड जो है वो बांट कर दिए हुए हैं और उसके नोट किए हुए हैं, उनके खसरा नंबर नोट भी किए जाते हैं। उन इलाकों में उन्होंने अपने पत्थर तो नहीं, इतना ज्यादा मिट्टी के कुछ घर बनाए हैं जिनके अंदर वो अपने पशु को रख सकते हैं, अपने आप को रखते हैं तकरीबन 4-5 महीने, जब तक कि बर्फ नहीं आती। जब जैसी पहली बर्फ आने लगती है, ठंड होती है, तो वो आना शुरू कर देते हैं नीचे। जो ये ड्वेलिंग्स होती हैं जहां पर ये रहते हैं, जहां पशु रहते हैं, इनको ढोक कहते हैं। अब क्या होता है कि एक वक्त तो इनके पास ढोक के अंदर तो ये रहते हैं और बाकी 6-7 महीने वो ढोक खाली होते हैं। तो वो ढोक जो है वो टेररिस्ट के लिए खास तौर पे एक, आप समझिए कि एक फैसिलिटी बन जाती है। हिल काका में इस तरह के बेशुमार ढोक थे, वहीं पर उनका गढ़ बना हुआ था, वहीं पर टेररिस्ट बहुत दिनों तक रहते थे उस वक्त। और जब गुज्जर वापस आते हैं, बकरवाल जब वापस आते हैं ऊपर, तो बहुत दफे होता है कि टेररिस्ट इनके बीच में मिल जाए और इनके साथ साथ काम करने लगे, इन्हीं के साथ साथ वहीं पर रहने लगे, वहीं से निकलकर कभी छापा मारे और वापस चले जाए वहां पर। इसलिए बहुत मुश्किल होता है डिटर्मिन करना कि टेररिस्ट हैं कि नहीं है। टाइम पर इनके ऑपरेशन हम इन ढोक्स पर भी कंडक्ट करते हैं और साथ में इंटेलिजेंस को कोशिश करते हैं बकरवाल्स के अंदर इनके साथ जाना, इनके साथ मेलजोल करना। यहां तक आपको बड़ा चंबा होगा कि सरकार जो है वो इनके लिए मोबाइल स्कूल भी चलाती है इन बकरवाल्स के लिए। वो जब चलते हुए जा रहे हैं तो उनके साथ टीचर भी चल रहे हैं, जहां ये कैंप करते हैं वहां छोटा सा स्कूल बनाकर इनके बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, इनको मेडिकल असिस्टेंस दी जाती है। और हमारी कोशिशें होती हैं कि ये ढोक्स के अंदर ये टेररिस्ट जो है ना बसे। हम जाकर इनके ऊपर सर्वेलेंस रखते हैं, अपने हेलीकॉप्टर्स उनके इलाकों में भेजते हैं, उससे हम सर्वेलेंस करते हैं, रिकॉनेसेंस करते हैं। कहीं हमको शक होता है, कहीं हमको हरकत दिखती है तो स्पेशल फोर्सेस कभी कभी जाती हैं इन इलाकों में और कंडक्ट करती हैं ऑपरेशंस। तो ये इस तरह से ढोक्स का जो है कि अहमियत जो है इन इलाकों में होती है। पीर पंजाल के इलाके में आतंकियों के बढ़ते मूवमेंट का अंदाजा हाल की कुछ खबरों से आप लगा सकते हैं।
जनवरी 2023, 1 और 2 जनवरी को राजौरी के डांगरी गांव में आतंकियों ने अटैक किया। 2 हथियारबंद आतंकी आए और उन्होंने लोगों के घरों पर गोली चलानी शुरू कर दी। घरों पर आईईडी ब्लास्ट किए गए। 2 बच्चे समेत कुल 6 लोगों की मौत हुई। दर्जन भर लोग घायल हो गए। अप्रैल 2023, पुंछ के भिम्बर गली इलाके में आर्मी के ट्रक पर आतंकियों ने फायरिंग की, ग्रेनेड फेंके, ट्रक में आग लग गई। राष्ट्रीय राइफल के 5 जवान शहीद हो गए। मई 2023, महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने अपने मासिक न्यूज़लेटर में लिखा कि भारतीय खुफिया एजेंसियों की पीर पंजाल क्षेत्र में पकड़ ढीली पड़ रही है। मई 2023, जांच एजेंसियों ने PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के मैसेज को ट्रैक किया। PAFF जैश ए मोहम्मद का एक फ्रंट है जो इसी साल भारत में प्रतिबंधित किया गया है। इसी मैसेज में आतंकी संगठन ने लिखा था कि हमें अपने संसाधनों को लद्दाख से डाइवर्ट करके पीर पंजाल के इलाके में लेकर आना है। अगस्त 2023, पुंछ में हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर मुनेसर हुसैन मारा गया। आर्मी के बयान के मुताबिक हुसैन का काम था राजौरी और पुंछ के इलाके में उग्रवाद को फिर से बढ़ावा देना। सितंबर 2023, 12 सितंबर को खबर छपी कि आर्मी के और कॉलम लगाए जा रहे हैं ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। सितंबर 2023, 12 सितंबर को ही राजौरी में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया, लेकिन इस घटना में सेना का एक जवान शहीद हो गया और आर्मी के डॉग स्क्वाड का एक जो लेब्राडोर कैंट था उसकी मौत हो गई। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि ये इलाका नए सिरे से मिलिटेंसी का हॉट बेड बनता जा रहा है और ये बात सुरक्षा बलों को भी पता है। तो इंटेलिजेंस इनपुट के बाद भी ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं? क्या कारण थे इसके? सुनिए हमारे एक्सपर्ट्स को। भी आतंकवादी या जिसने कोई प्लान किया ऐसा काम करना, उसके पास एक एडवांटेज होता है कि वो प्लेस एंड पोजीशन ऑफ हिज चॉइस वो सिलेक्ट करता है और वहां पर वो कब से छुप के अपनी तैयारी करता रहता है। वहां पर एमुनेशन इकट्ठा किया जाता है, वहां पर कम्युनिकेशन के मीन्स इकट्ठे किए जाते हैं, वहां पर खाने पीने का सामान इकट्ठा किया जाता है। एक किस्म का छोटा मोटा जो है वो एक टेररिस्ट कैंप बन जाता है। अभी ये लोग एम्बुश वाली जो स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट करते हैं। हमारे पास सुरक्षा फोर्सेस के पास इतना बड़ा एरिया, इतनी बड़ा वो होता है, उसको छानना, उसको देखना और उसको लोकेट करना किसी को, ये एक बहुत मुश्किल काम है। जब आप देखें कि वहाँ की टेरेन जो है उसकी डिफिकल्टी देखें, वेदर की डिफिकल्टी देखें और जंगल जो ये पीर पंजाब जहाँ की हम बात कर रहे हैं, अनंतनाग की और कुकरनाग विलेज की जहाँ पर यह घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, तो वहाँ का जो डेंस ये जंगल है वहां पर छुप के किसी के ऊपर वार करना ये बहुत आसान है। तो ये एडवांटेज जो है आतंकवादी को होता है और हमारे पास इक्विपमेंट या ऐसे सर्वेलेंस के हथियार या ऐसी चीजें होती हैं जिससे हम पता करते रहते हैं, दिन ब दिन का नजर रखी जाती है कि कहाँ पर क्या हरकत हो रही है। उसके बावजूद ऐसी टेरेन में, ऐसे वेदर में और पहाड़ियों जैसे जो है डिफिकल्ट टेरेन में छुप के घात लगा के एम्बुश करना किसी को भी ये आसान होता है। और चाहे कितनी भी बहादुर कोई भी, कितनी भी बड़ी फोर्स हो, कितनी भी इक्विपमेंट हो, कितने वेपन सिस्टम हो बढ़िया, उसके बावजूद इन ऐसे अटैक को रोकना जो है बहुत मुश्किल होता है। चूंकि घटनाएं लगातार होती जा रही हैं, इसलिए हमें भी ये समझना होगा कि आतंकवादी अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जनरल हसनैन बताते हैं कि आतंकियों को सबसे अधिक हथियार ड्रोन के जरिए मिलते हैं। अप्रैल 2023 में हुए अटैक में भी ड्रोन के जरिए हथियार ड्रॉप कराने की बात सामने आई थी। बकौल जनरल हसनैन, ड्रोन की मदद से 10 से 12 किलोग्राम तक के हथियार आसानी से नीचे गिराए जा सकते हैं। जाहिर है ड्रोन्स हथियार गिराकर तुरंत लौट जाते हैं, इसलिए सबूत इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। ये सही है कि सेना समय समय पर ऐसे शिपमेंट को पकड़ती भी रहती है। कई बार ड्रोन्स गिराए गए, कुछ मौक़ों पर तो ड्रोन और हथियार साबुत भी पकड़े गए, लेकिन आप सैकड़ों किलोमीटर की सीमा पर उड़ने वाले सैकड़ों ड्रोन्स में से हर किसी को नहीं पकड़ सकते। इसलिए कुछ न कुछ हथियार कश्मीर पहुंचते रहे किसी न किसी तरीके से। और इसके अलावा डिफेंस और मिलिटेंसी पर भी काम करने वाले पत्रकार ये बताते हैं कि आतंकी ऐसे फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, जिसमें ऑफलाइन और बिना सिम के उन्हें एक्टिवेट किया जा सकता है और इनमें ऑफलाइन मैप डाल दिए जाते हैं। इनकी मदद से ये आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते हैं, अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं और फिर इन्हीं नक्शों का इस्तेमाल वापस भारत से भागने के लिए भी करते हैं।
तो निगरानी की जाती है तकनीक की मदद से। लेकिन अब आतंकवादी भी ऐसे डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करना असंभव तो नहीं है, लेकिन इसमें लगता है समय। जानकारी या लीड मिलने का ये मतलब नहीं होता कि आप तुरंत ऑपरेशन में लग जाएं। हर लीड या इंट की एक उम्र होती है। इंट यानी इंटेलिजेंस। हर इंट के साथ ही ये भी नत्थी होता है कि इसे कब तक इस्तेमाल करना ज़रूरी है। एक आतंकवादी जो अभी एक जगह पर ट्रेस हुआ है, वो 2 घंटे बाद भी आपको वहाँ पर खड़ा हुआ नहीं मिलेगा, या मिल भी सकता है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि सेना की तैयारी या ताकत कितनी है। ये काम अब और मुश्किल हुआ है YSMS के चलते। द हिंदू में प्रकाशित पीरजादा आशिक की खबर के मुताबिक मिलिटेंट्स कम्युनिकेशन के लिए YSMS नाम की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बिना सिम कार्ड के 2 फ़ोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव की मदद से ये काम होता है और फिर उससे एक दूसरे को मैसेज भेजे जाते हैं। चूँकि कहीं भी मोबाइल नेटवर्क या सिम का इस्तेमाल नहीं है और रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए इन संदेशों को इंटरसेप्ट करना, इन्हें पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। सुनिए कर्नल चीमा इस पर क्या सोचते हैं। सैटेलाइट फोन जो होते हैं उनको एडवांटेज ये होता है कि वहां पर किसी तरह के भी टेरेन या ग्राउंड हो, कहां पर भी देखिए, मोबाइल के तो जो सिग्नल है उसमें डिस्टरबेंस आ सकती है। दूसरे रेडियो सेट्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज ऑफ हाई माउंटेन्स या वैलीज या एकदम ऐसी जगह जो है वहां पर, और बारिश के टाइम में या कुछ उसमें थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आ सकती है। पर सैटेलाइट फोन जो है, जो सपोर्ट होते हैं पाकिस्तान से, या उसकी सपोर्ट जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, सैटेलाइट फोन आजकल आम आतंकियों के पास ये पाए गए हैं और उनसे पता चला है कि ये सैटेलाइट फोन भी उनको पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है पहाड़ी इलाके में, इस तरह की टेरेन में एक बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है। और जैसे आपको पता है कि इनके अलग अलग आतंकियों के अलग अलग लेवल होते हैं जहां से ये ऑर्डर लेते हैं। इनके पास अपना एक जो काम बताया जाता है उसको ही स्पेसिफिक तरीके से करना होता है, पर कब करना है, कहां करना है, ये सब कुछ जो है इंस्ट्रक्शन वो पीछे से लेते हैं। तो पीछे वाले लोग जो हैं, जो इनको कंट्रोल करते हैं, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से इनके साथ संबंध बनाए रखते हैं। चूंकि बाड़बंदी या तकनीकी निगरानी की अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, इसलिए इलाके में पुराने तरीके से भी निगरानी ज़रूरी है। डोमिनेशन। इलाका डोमिनेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात कर दें। डोमिनेशन का अर्थ ये हुआ, ये सुनिश्चित करना इसका अर्थ है कि इस इलाके में कोई भी गतिविधि हो तो वो आपके नियंत्रण में ही हो, मूवमेंट ट्रेस हो और सुरक्षा बल जब चाहें अपनी शर्तों पर ऑपरेशन चला सकें और नतीजे, जो अपेक्षित नतीजे हैं, वो हासिल कर सकें। इसके लिए एक ग्रिड बनाई जाती है, माने कि एक जाल सा बिछाया जाता है। इसमें पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, सेना और स्थानीय लोगों की भागीदारी होती है। द हिंदू में छपी एक खबर बताती है कि पूरे राजौरी पुंछ सेक्टर को लगभग 3000 पुलिस वाले गार्ड करते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की तरह यहाँ भी पुलिस को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF और सेना का साथ मिलता है। सेना की टुकड़ियाँ नियंत्रण रेखा पर तैनात रहती हैं, जो एक अग्रिम मोर्चा है। जैसा हमने अभी बताया, LOC को पूरी तरह प्लग करना संभव नहीं है, तो जो घुसपैठ होती है या फिर जो स्थानीय आतंकवादी हथियार उठाते हैं, उनके खिलाफ काम करने का जिम्मा है राष्ट्रीय राइफल्स का, RR। सेना की वो टुकड़ियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ आतंक विरोधी ऑपरेशन का काम देखती हैं। इन टुकड़ियों में सेना के ही अफसर और जवान डेपुटेशन पर आते हैं, जैसे कर्नल मनप्रीत 12 सिख लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हुए थे, मेजर आशीष धौचक 15 सिख लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हुए थे। लेकिन फिलहाल दोनों अधिकारी 19 RR में तैनात थे। कर्नल मनप्रीत 5 साल से 19 RR में थे। पहले 3 साल सेकंड इन कमांड रहे, फिर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर बन गए। 17 साल की सर्विस पूरी कर चुके कर्नल का RR में टेन्योर 4 महीनों में पूरा हो जाता, लेकिन उसके पहले ही वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो यहाँ आपने देखा कि सुरक्षा ग्रिड में कई एजेंसियाँ साथ में काम करती हैं। इन सभी एजेंसियों में तालमेल कैसे बिठाया जाता है? क्या इस तालमेल में कुछ सुधार की ज़रूरत है? इस इलाके को नज़दीक से देख चुके लोग बेहतरी से बताते हैं। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स निकाला था। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। डूज एंड डोंट्स, आफ्स्पा जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, उसके लिए एक डूज एंड डोंट्स निकाला था। उस डूज एंड डोंट्स में क्लियर लिखा था ये कि आर्मी जो है वो LOC के पास तकरीबन 15 किलोमीटर का इलाका जो है
उसके अंदर ऑपरेशन बेशुमार अपने कर सकती है अपनी तरफ से। मगर बाकी जितने पब्लिक एरियाज हैं जहां पर पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, यहां जो भी ऑपरेशन आर्मी करेगी उसमें उसको ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस के साथ करना पड़ेगा। और पुलिस किसी भी ऑपरेशन में अगर आप 20 आदमी ले जा रहे हैं तो कम से कम एक पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा जरूर। इसी को अगर आप बड़े पन पर देखिए तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसमें लोकल लोग होते हैं, ठीक है, और उन्होंने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप खड़ा किया है जो बड़ा काबिल लोग होते हैं उसके अंदर, वेरी केपेबल पीपल। तो ये ज्वाइंटनेस जो है ये तो पिछले 30 साल से चल रही है। ज्यादातर खबर इंटेलिजेंस जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस लाती है। उनके पास नफरी इतनी नहीं है, आर्मी के पास आरआर है जिसके पास नफरी है, कैपेबिलिटी है। तो आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलते हैं और इस तरह का अभियान चलाते हैं जैसे ये ऑपरेशन कोकरनाग में चल रहा है। जब अर्बन एरियाज होते हैं जैसे साउथ कश्मीर में बिजबिहारा, अनंतनाग ऐसी जगहें हैं, तो बहुत दफे पथराव भी होता है, बहुत दफे पब्लिक बाहर आ जाती है, कोशिश करती है रोकने की आर्मी को भी पुलिस को भी। तो वहां पर सीआरपीएफ का रोल बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो ये ऑपरेशन ज्यादातर आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ जॉइंट ऑपरेशंस किए जाते हैं। हालांकि आर्मी के नफरी ज्यादा होती है, वो फ्रंट लाइन पे रहते हैं, मगर हर फोर्स जो है अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करती है इस ऑपरेशन के अंदर, और उन किसी भी फोर्स की अहमियत जो है वो कम नहीं होती। बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी कई नए रोबोट्स, कई ऐसे सिस्टम आए हैं जिसके अंदर, जैसे एक आज के अखबार में ही था कि म्यूल जिसको बोलते हैं मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, ये रोबोट है जिसके अंदर एक रडार फिटेड है, जिसके अंदर कैमरा फिटेड है। तो ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, चाहे आतंकवादी कोई कमरे में छुपा हुआ है या किसी बंकर में छुपा हुआ है, क्योंकि रडार उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। और जो इंफ्रारेड कैमरास हैं, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, मेरा ख्याल है ये जो अभी हम रोबोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये रोबोट शायद अगर प्रायोरिटी गवर्नमेंट की ठीक होती तो शायद ये बहुत पहले आ सकते थे, और ये इतनी जाने जो और जितने बहादुर ब्रेव हार्ट्स हमने खोए हैं शायद उनको भी हम बचा सकते थे। तो मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा जोर और डिफेंस इक्विपमेंट को इम्प्रूव करके ज्यादा से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और बेटर इक्विपमेंट सोल्जर को देना उसके हाथ में, ताकि वो दुश्मन के इरादे जो है उनको नेस्तनाबूद कर सके। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने 3 जाबाज अधिकारियों को खो दिया। पूरा देश फोर्स और शहीद के परिवारों के दुख में शरीक है। हम समझते हैं कि सुरक्षा बल इस हमले के जिम्मेदारों को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे और न्याय होगा। लेकिन न्याय की स्थापना के लिए बेहद ज़रूरी है वो माहौल तैयार हो जिसमें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या का हल हो सके, और ये काम सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं हो सकता। तो आज का बुलेटिन हम यहीं समाप्त करते हैं। चलते चलते आप उम्मीद की बात भी देखते और सुनते जाइए। उम्मीद की बात में आज बात हिंदी दिवस की है, और हिंदी दिवस के बहाने हिंदी के महान कवि निराला का एक प्रचलित किस्सा सुनाते हैं। इस किस्से में है प्रधानमंत्री नेहरू। एक बार नेहरू अपने गृहनगर इलाहाबाद में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, वही इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहा जाता है, और इसी इलाहाबाद में निराला भी रहते थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला नेहरू की सभा में आगे वाली लाइन में बैठे थे, खुला हुआ सीना जिस पर अभी अभी तेल की मालिश हुई थी, कहीं कहीं मिट्टी भी लगी हुई थी। तो निराला जो पहलवानी का शौक रखते थे, ऐसा लगता था कि वो सीधे अखाड़े से होकर के सभा में चले आए हैं। तो मंच पर बैठे थे नेहरू और उनके गले में ढेर सारी मालाएं पड़ी हुई थी। तो नेहरू ने एक किस्सा मंच से सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं चीन से लौटा हूं और वहां मैंने एक कहानी सुनी, एक महान राजा और उसके 2 बेटों की कहानी। एक चतुर था, दूसरा मूर्ख। जब ये बेटे बड़े हो गए तो राजा ने कहा कि मेरा मूर्ख बेटा राजा बनेगा क्योंकि वो सिर्फ शासक बनने लायक ही है, पर मेरा चतुर और विद्वान बेटा कवि बनेगा क्योंकि वो महान कार्य बनने के लिए पैदा हुआ है। ये कहकर नेहरू स्टेज से उतरे, अपने गले से माला उतारी और श्रद्धा भाव से निराला के पैरों में उन्हें रख दिया। ये हिंदी और हिंदी को साधने वाले एक कवि का सम्मान था, ये निराला का सम्मान था, ये हिंदी और मिट्टी का सम्मान था। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज का शो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।